हेलो नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार एपीएस रॉयल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स को। हम लोग आज अपनी पढ़ाई को एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, एक नए जोश, एक नए जुनून, एक नए उम्मीद के साथ स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा, जो लिखा, उसको भूल जाइए। हम लोग एक नए तैयारी को करेंगे और इस तैयारी के साथ हम अपनी मंजिल को एक नया अंजाम देंगे। तो आइए दोस्त, स्टार्ट करते क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। अर्थात हम पहले बात करें यूनिट नंबर 1 की। क्या बात करें? यूनिट नंबर 1। अगर आप जानते होंगे, आपके पास यूनिट नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके पास यूनिट नंबर 1 क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर वैद्युत की। क्या होता है? स्थिर वैद्युत की। मेरे बंधु यहां समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। ये आपकी यूनिट नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। यूनिट नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे, यूनिट नंबर 1 में अर्थात इकाई नंबर 1 या इकाई 1 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरे दोस्त, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है मेरे प्रिय बंधु एट रेस्ट। अगर हम बात करें कि चार्ज मीन्स आप सबको जैसे कि पता है, चार्ज मीन्स होता है आवेश। एट रेस्ट का मतलब होता है रुके हुए। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसे हैं? जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? जिसमें हम लोग रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युत की। जिसमें आवेश स्थिर होते हैं उसे कहा जाता है स्थिर वैद्युत की। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तहत हम लोग यहाँ पे दो टॉपिक को कवर करेंगे। क्लास 12 में दो चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन दोनों टॉपिक में हमारा आवेश रुका हुआ होगा। और सबको पता है कि जैसा चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम आपको पता होगा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज का जो पूरा सेशन रहने वाला है, आज का जो लेक्चर 1 है, आज इसी के ऊपर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे के बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में भी हमारा आवेश कैसा रहेगा? आवेश रुका ही रहेगा। तो हम बात करें सबसे पहले कि आवेश, सर आप बार बार आवेश का नाम ले रहे हैं, आवेश है क्या? आवेश कहते किसे हैं? आप समझेंगे कि आप आवेश क्या होता है। हेडिंग बनाएंगे हम लोग चार्ज। क्या बनाएंगे? चार्ज मीन्स आवेश। क्या बनाएंगे हेडिंग हम लोग? आवेश। आइए समझते हैं कि आवेश होता क्या है। हेडिंग लगाएं आप लोग, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है। जैसे मान लीजिए, अभी तक हमने 11th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था कि पृथ्वी हम पर बल लगाती है। अर्थात हमारे अंदर द्रव्यमान है, पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान है। जब दो द्रव्यमान की वस्तुएं एक साथ मिलती हैं तो उसमें आकर्षण होता है।
जो पृथ्वी हम ऐसे खड़े हैं, इसका रीजन एक है कि पृथ्वी हमें खींच के रखी है, उसके अंदर से गुरुत्वाकर्षण बल आता है। गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो हम यहाँ सीधे से खड़े नहीं रह पाते। जब दो द्रव्यमान की वस्तुएं होती हैं, एक दूसरे को आपस में हमेशा हमेशा के लिए आकर्षण करती हैं, ना कि प्रतिकर्षण। दो द्रव्यमानों की वस्तुओं के बीच में कभी प्रतिकर्षण संभव नहीं होता है, इस बात को आप नोट डाउन करके रखेंगे। दो द्रव्यमान की वस्तुओं के बीच कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता है केवल आकर्षण। तो सेम प्रोसेस वही है कि आवेश क्या होता है, किसी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। क्या करता है? आवेश किसी वस्तु का आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है, वह भौतिक गुणधर्म होता है, वह भौतिक गुणधर्म है आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिससे वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव भी कर सकता है, तथा उसका अनुभव भी कर सकता है, तथा उसका अनुभव भी करता है। तो मेरे प्रिय बंधु, आप समझे कि आवेश की परिभाषा आपने देखा क्या? आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण होता है जिससे वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या फिर उसका अनुभव कर सकता है। तो मेरे दोस्त, आइए समझते हैं थोड़ा सा कि हम लोग आवेश को कैसे डिफाइन करें। कैसे? मान लो आपके पास यहाँ पे कोई डायग्राम है। मान लो आपके पास कोई डायग्राम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या? आपके पास मान लीजिए कोई डायग्राम है आपके पास, जिसमें आपके पास विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र पहले से विद्यमान है। तो यहां पे आप देखेंगे और पाएंगे क्या? तो इसमें आपको मिलेगा क्या कि जो ये हमारा डायग्राम था, मान लीजिए ये हमारे पास जो डायग्राम था, इसमें आपको मिलेगा कि इसमें पहले से आपके पास विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान था। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही क्या था? विद्यमान था। तो आप यहां समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ये मान लीजिए आपके पास कोई, ये आपके पास मान लीजिए ऐसा कोई विद्युत क्षेत्र है। ये आपके पास मान लीजिए ऐसा कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप अच्छे तरीके से समझ पाए। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये आप देखेंगे और पाएंगे क्या? मान लीजिए इसके अंदर पहले से आपके पास विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र पहले से विद्यमान है। मान लीजिए विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र पहले से विद्यमान है। और मान लीजिए कोई उदासीन वस्तु है जिसको कहा जाता, सॉरी, ये मान लीजिए कोई अनावेशित वस्तु है। मान लीजिए क्या है? कोई अनावेशित वस्तु है। ये कोई अनावेशित वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं है। अनावेशित वस्तु, ये मान लीजिए कोई अनावेशित
वस्तु है, जब इस विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी, अनावेशित वस्तु कोई भी होगी, कोई भी अनावेशित वस्तु किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी, किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में जब भी प्रवेश करेगी तो ऐसे सीधे निकल जाएगी। क्या करेगी? सीधे निकल जाएगी। क्या करेगी भैया? यहां पे सीधे निकल जाएगी। ये ऐसे सीधे निकल जाएगी, बिना कोई प्रभाव दिखाए वो सीधे निकल जाएगी, बिना प्रभाव दिखाए वो सीधे ऐसे निकल जाएगी। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, जैसे ही कोई आप आवेशित वस्तु को लाएंगे, क्या करेंगे? कोई आवेशित वस्तु जैसे ही विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी, जैसे ही विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी, वह उसके प्रभाव के कारण ऐसे कुछ मुड़ जाएगी, ऐसे कुछ प्रभावित होगी। किससे? अब मान लीजिए दो आवेश है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव तो पड़ेगा। श्योर यही कहानी है कि अनावेशित, जब तक कोई आवेश नहीं तो वस्तु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे वस्तु आवेशित हुई वैसे क्या हुआ? वस्तु पे प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। तो मेरे दोस्त, अब एक बात और आप समझे, थोड़ा सा एक बात और समझेंगे आप यहां से कि जो आवेशों की संकल्पना होती है, क्या करेंगे? आवेशों की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, अर्थात कहने का मतलब आवेशों की संकल्पना, आवेशों की संकल्पना कैसे दी जाती है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम समझेंगे भी हम लोग। आवेशों की जो संकल्पना होती है वो हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। कैसे? आवेशों की जो संकल्पना होती है मेरे प्रिय बंधु, वो हमेशा हमेशा कैसे दी जाती है? आप लिखेंगे आवेशों की संकल्पना, आवेशों की संकल्पना, आवेशों की संकल्पना, आवेशों की संकल्पना सदैव, आवेशों की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेशों की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही दी जाती है। इसका रीजन एक है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम समझते हैं ऐसा क्यों हमने कहा। एक एग्जांपल के माध्यम समझेंगे और हम लोग क्लियर हो पाएंगे। जैसे आपने क्या कहा कि आवेशों की संकल्पना होती है वो सदैव इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। सर मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, हम नहीं मानते। आवेशों की संकल्पना इसलिए दी जाती है क्योंकि आवेश जो होता है वो अपना स्टेप पूरा करना चाहता है। जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल के लिए एन लिया, क्या लिया? एक तत्व लिया, एक वस्तु लिया, एक तत्व, एक एलिमेंट, क्या लिया? Na क्या करता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते होंगे 281। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 11 ये भी होती है। अब आप ये जानते होंगे ये क्या करता है, जो सोडियम होता है वो सोडियम चाहता है कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दें। क्या करें? कि हम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दें। क्या कर दें? जब ये इलेक्ट्रॉन दान करता है तो ये झट से इसका अष्टक पूरा हो जाता है। क्या करता है? सोडियम जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है उसका झट से अष्टक पूरा हो जाता है। सभी तत्व यही चाहते हैं। जैसे मान लो Cl ले लो, आप एग्जांपल के लिए Cl ले लो। Cl क्या चाहता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। इस पे इलेक्ट्रॉन कितने? 17। प्रोटॉन कितने? 17। अब क्या करता है? ये चाहता है, ये जो हमारा Cl है, ध्यान में रखिएगा, जो हमारा Cl है, जो Cl है हमारा, वो क्या चाहता है? वो आपसे चाहता है, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो, चलिए।
तो आप समझेंगे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से। जो हमारा Cl है वो सोचता क्या है कि हमको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हमको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्या करता है, इसका झट से स्टक पूरा हो जाता है। क्या होता है, इसका झट से स्टक पूरा हो जाता है। इसलिए क्लोरीन पर क्या करता है, क्लोरीन -1 चार्ज लेता है। क्या करता है, क्लोरीन -1 चार्ज लेता है और सोडियम पे +1 चार्ज होता है। आप इस एग्जांपल के माध्यम से बेहतर तरीके से देख पाए होंगे, क्योंकि ये क्या किया था, इलेक्ट्रॉनों का दान किया था। कौन, सोडियम ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनों का दान। बट क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एक ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने वाले को कहा जाता है ग्राही और देने वाले को कहा जाता है दाता। समझ रहे हैं आप बात को अच्छे तरीके से। अगर यहां से अगर आप बात करें टाइप ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, मेरे दोस्त, ये कौन कह रहा है भाई कि सर इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है तो प्रोटॉनों के आधार पर क्यों नहीं? बहुत अच्छी बात है, आपने कहा, आपका सवाल सही है कि सर आवेशों की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉनों के आधार पर नहीं, क्यों? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आप देखेंगे क्या, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास यहां पे लिखेंगे आवेशों की संकल्पना, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग आवेशों की संकल्पना, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है। प्रोटॉन के संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है? क्यों नहीं दी जाती है? क्यों नहीं दी जाती है ना? क्यों नहीं दी जाती है? तो मेरे बंधु यहां समझेंगे आप कि जो आवेशों की संकल्पना होती है वो प्रोटॉनों के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है। इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे दो कारण काम करते हैं। रीजन नंबर वन, इसका पहला कारण है जो हमारे पास प्रोटॉन होता है, जो हमारे पास प्रोटॉन होता है, जो ये हमारे, मान लीजिए कोई नाभिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बेहतर समझ आएगा। ये हमारे पास कोई नाभिक है, जो हमारे पास नाभिक होते हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। यहां पे मान लीजिए हमारे पास कोई नाभिक है, ये मान लीजिए इसमें कोई नाभिक है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, लेकिन नाभिक के अंदर केवल और केवल प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन करते हैं क्या, इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाए रहते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको खंडित करना असंभव होता है। जो नाभिक के अंदर होता है वो नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स के से इतना तगड़ा जुड़ा होता है, इतना तगड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन करके रखा होता है
इतना तगड़ा उससे लगाव करके रखा होता है कि उसको ये छोड़ता ही नहीं है। समझ आया ना बात। वैसे जो हमारा नाभिक है वो प्रोटॉन से इतनी तगड़ी इश्क मोहब्बत करता है कि वो कहता है हम तेरे बिन जी नहीं सकते हैं, अर्थात तू जाएगा तो हम मर जाएंगे, आपको हम जाने नहीं देंगे। मेरे दोस्त आप समझे इस बात को, उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा तो वही बेहतर है, आप समझने का प्रयास करें। यहां बस जो प्रोटॉन होता है, पहली चीज ये कि जो उस पे होता है वो क्या होता है भाई, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन नाभिक में, प्रोटॉन नाभिक में, प्रोटॉन नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा होता है। प्रोटॉन नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल द्वारा पहला रीजन तो यही है, प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा होता है। रीजन नंबर 2 की बात करें, रीजन नंबर 2 की अगर हम बात करें, रीजन नंबर 2 हमारे पास, रीजन नंबर 2 क्या है हमारे पास, रीजन नंबर 2 यही है कि जो हमारे पास प्रोटॉन का द्रव्यमान है, क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। यहां पे हम लिखेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, 1837 गुना होता है। पहली बात तो प्रोटॉन नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा होता है। दूसरी बात कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा, अगर हम यहाँ थोड़ा सा बात करें भैया तो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखेंगे, एक एग्जाम में कई बार आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है, अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से चलिए आगे हम बात करें, अगर आगे की अगर बात करेंगे हम लोग तो टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज की, क्या बात करें, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। एक बात बताओ, आवेशों के प्रकार, आवेशों के, आपने पढ़ा होगा आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, आप ध्यान से यहां समझने का प्रयास करेंगे। धनात्मक चार्ज, ये क्या है, धनात्मक आवेश,
ये क्या है? ऋणात्मक आवेश। ये क्या है? ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब होगा और ऋणात्मक आवेश कब होगा, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आप देखिए, हमने बताया जब किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है, बात को समझिएगा बहुत गौर से, जब किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है तो इस पे आता है प्लस चार्ज, इस पे आती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या आती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर दान कर देंगे, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा पैसा था, हमने क्या किया, दान कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। सही है ना? वैसे ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, तो इस पे क्या आता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। सही है? अगर आपने मुझसे सारा का सारा पैसा लिया है तो आप कर्जदार हो जाएंगे, बेशक आप मुझसे अधिक हो जाएंगे। इसलिए इस पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या होती है? अधिकता होती है। अधिकता तो होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो हो जाती है, लेकिन इस पे हमेशा हमेशा क्या होता है, इसको कहा जाता है लेने वाला अर्थात ग्राही। क्या होता है? ग्राही। इस पे आता है माइनस का चार्ज। क्या आता है? माइनस का। जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है अर्थात इसको कहा जाता है दाता। क्या कहा जाता है? दाता मीन्स देने वाला। जो किसी वस्तु को दान करता है उसको कहा जाता है दाता, देने वाला। बात समझ आ रहा है ना? जिसको हम इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे, जैसा कि अभी आपने एग्जांपल के माध्यम से समझा, जैसे हमारे पास क्या था, सोडियम था, इन्होंने क्या किया था, यानी प्लस बनाने के लिए खुद का एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया था। इनके पास 287 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इन्होंने ये सोचता क्या है कि हमारा स्टेप पूरा हो जाए, इसलिए अपने क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है कि अब भैया आप चले जाओ यहां से। इतनी सारी बातों को आप नोट डाउन कर लीजिए। इतनी सारी बातों को अगर आपने समझा तो आगे की बात हम करें फटाक से, आगे की बात हम करें फटाक से। कर लिए आप लोग कर लिए इसको। चलिए आगे की बात करें हम लोग। आगे की अगर बात करें हम लोग, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। अगर हम बात करें कुछ फैक्ट के बारे में, आवेशों से रिलेटेड और सारी बातों को जानने का प्रयास करें यहाँ पे, तो आवेशों के बारे में और सारी बातों को हम अगर जानने का प्रयास करें, कुछ फैक्ट्स होते हैं आपको उनको जानना चाहिए। जैसे बात की जाए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, या फिर कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 माइनस का इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, आप पढ़ सकते हैं सर, प्लस होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और आप बताएंगे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, आप बताएंगे सर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। और अगर आप बात करें थोड़ा सा कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg क्या होता है, माइनस का 27
केजी के बराबर होता है। अगर आप बात कर लें, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये माइनस का होता है। एक प्रोटॉन पे आवेश होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी के बराबर होता है। इतनी सारी बात आप समझ पा रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातों में आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी। तो मेरे दोस्त, अब आगे की थोड़ी चर्चा करते हैं और आवेशों के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अभी हम लोग आवेशों के बारे में अभी और थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग कि आवेश का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आवेश का सूत्र क्या होता है। फार्मूला ऑफ चार्ज, फार्मूलाज ऑफ चार्ज, इसके भी हमको मात्रक निकालना है, इसकी भी हमको बीमा निकालनी है। ये सारी चीजों को आज ही क्लास में हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे की क्लास। आगे हम मानते हैं अगर यहाँ पे आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश का सूत्र क्या होता है, आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा आवेश का सूत्र, आवेश का सूत्र। आप यहाँ पे क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जो आवेश का सूत्र होता है, विद्युत आवेश इक्वल में होता है क्या है, धारा गुणे में समय, धारा गुणा में समय, धारा गुणा में समय। मेरी बात को समझें आप, जो आवेश होता है वो क्या होता है, धारा गुणा में समय। एक बात बताओ, हमने पढ़ा था धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। ये आपके पास इसका मात्रक निकल के आता है, ये आपका सूत्र निकल के आता है। ये दोनों बात आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रक भी आप जानते रहिएगा, स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, ध्यान रखिएगा, स्टेट कूलाम। और इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक आपसे कई बार पूछ रखा है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो मेरे प्रिय बंधु, आपके पास जवाब आता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश